दोस्तों, ये कहानी है एक जादुई बीज की और जादुई पेड़ की और उस पेड़ से उतरने वाले राक्षसों की। इसी के साथ ये कहानी है एक गरीब किसान के बेटे जैक की, जो कि एक इज़बेल नाम की राजकुमारी को बचाता है और उससे शादी के लिए भी मनाता है। इसी के साथ जैक गरीब किसान का बेटा होने के बावजूद उस राज्य का राजा भी बनता है। बिना कुछ टाइम के हम आगे कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी में शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक छोटा सा लड़का रात में अपने खिलौनों के साथ खेल रहा था। वो लड़का कोई और नहीं बल्कि जैक ही था। तभी जैक के पापा वहाँ पर आते हैं और जैक को बोलते हैं, बेटा जैक, क्या तुम अभी तक सोए नहीं हो? कितनी रात हो गई है, तूफान आने वाला है, बिजली कड़क रही है, तुम जल्द से जल्द सो जाओ। कल हमें खेतों में भी जाना है, मजदूरी भी करनी है, काम भी करना है। तभी जैक उसके पापा को एकदम गुस्से में आकर जवाब देता है कि पापा, मैं तो सो गया था, पर राक्षसों ने मुझे आकर जगा दिया। तभी जैक के पापा मुस्कुराते हुए उसे जवाब देते हैं, बेटा जैक, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम जल्द से जल्द सो जाओ, चलो। तभी जैक उसकी माँ की पुरानी सी चीज़ों में से एक किताब निकालता है। वो किताब दरअसल महाराजा एरिक और राक्षसों में हुए युद्ध की वार्ता की किताब थी कि किस तरह महाराजा एरिक ने राक्षसों को हराया था। जैक वो किताब अपने पापा को देते वक्त ये बोलता है कि पापा, आप मुझे ये कहानी सुनाइए। ये कहानी सुनने के बाद मैं 100% सो जाऊंगा, क्योंकि मेरी माँ भी मुझे यही कहानी सुनाया करती थी। ये कहानी मुझे बेहद पसंद है। जैक के पापा को अब न चाहते हुए भी जैक को कहानी सुनानी पड़ती है। जैक के पापा कहानी स्टार्ट करते हैं कि पादरियों ने सोचा कि धरती से लेकर स्वर्ग तक हम एक सीढ़ी बनाएंगे जिससे हम भगवान को मिल सकेंगे। इसके लिए पादरियों ने एक जादुई बीज का निर्माण किया। वो बीज बोने के बाद एक बड़ा सा लंबा सा वृक्ष बना, बेल बनी, जो कि धरती से सीधी स्वर्ग की ओर जाती थी। लेकिन पादरियों को पता नहीं था कि धरती और स्वर्ग के बीच में एक भयानक जगह है जहाँ भयानक राक्षस रहते हैं। दरअसल उस जगह को राक्षस लोक ही कहा गया था। पादरी को ये जानकारी नहीं थी। उन्होंने तो बीज बो दिया था, अब उससे वेल भी बन गई थी जो कि सीधा स्वर्ग की तरफ जा रही थी। हुआ ये कि पादरी तो वहाँ स्वर्ग में नहीं पहुँच पाए, ना ही कोई इंसान स्वर्ग में पहुंच पाया, बल्कि बीच में जो राक्षस लोग था उन राक्षसों को धरती पर आने का रास्ता मिल गया था। वे राक्षस अब धीरे धीरे बेल से नीचे उतरकर धरती पर आने लगे। धरती पर आने के बाद राक्षस तबाही मचाने लगे। वे इंसानों को मारने लगे, काटने लगे, खाने लगे। वे चाहते थे कि सारे इंसानों को मारकर धरती पर पूर्ण कब्जा किया जाए। तभी दूसरा सीन आता है। दूसरा सीन में दिखाया जाता है एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची होती है जिसका नाम इज़बेल था। दरअसल वो राजकुमारी थी। इज़बेल की माँ भी उसको सेम टू सेम कहानी सुना रही थी। इज़बेल की माँ इज़बेल को कहानी सुनाते सुनाते आगे कहती है कि जब धरती पर राक्षसों का त्रास बढ़ने लगा, सारे इंसान मरने लग गए, तब पादरियों को राजा एरिक ने हुक्म दिया कि इस राक्षसों को मारने का जल्द से जल्द इंतजाम किया जाए। महाराजा एरिक की आज्ञा सुनने के बाद पादरियों ने एक युक्ति अपनाई। वो युक्ति यह थी कि उसमें से एक राक्षस को पकड़ लिया गया। उस राक्षस को पकड़ लेने के बाद उसका दिल निकाला गया। वो दिल निकालने के बाद दिल को पिघलाया गया और उस पिघले हुए दिल से एक ताज बनाया गया। क्योंकि ये ताज राक्षस के दिल से बना हुआ था, तो पत्थर को पत्थर काटते हैं, ये कहावत के अनुसार वो जादुई ताज से सारे राक्षस डरने लगे। पादरियों ने वो जादुई ताज महाराजा एरिक को शान से पहनाया। महाराजा एरिक ने वो जादुई ताज पहनकर सभी राक्षसों को बंधक बना लिया। महाराजा एरिक दिल के बहुत अच्छे थे। वो नहीं कोई गलत फायदा उठाना चाहते थे राक्षसों का, बल्कि वो तो सिर्फ
अपने राज्य का, अपनी प्रजा का और सारी मानवता का रक्षण करना चाहते थे। महाराजा एरिक ने अब सारे राक्षसों को राक्षस लोक वापस भेजने का ऐलान किया, क्योंकि महाराजा एरिक के पास अब वो जादुई ताज था। इसलिए सारे राक्षसों को महाराजा एरिक की बात रखनी ही पड़ी। वो सब राक्षस अब राक्षस लोग वापस चले गए थे, क्योंकि वो राक्षस वापस उस बेल के सहारे धरती पर आ सकते थे। इसीलिए महाराजा एरिक ने एक काम किया। महाराजा एरिक ने अपनी सेना को ऐलान देकर उस बेल को कटवा दिया। वो बेल कट जाने के बाद राक्षस लोक और धरती के बीच का रास्ता खत्म हो गया। अब कोई गुंजाइश नहीं थी कि राक्षस धरती पर वापस आएंगे। लेकिन एक गुंजाइश यह थी कि वही बेल के दूसरे बीज भी थे, जो कि महाराजा एरिक ने अपने स्वयं साथ में रखे। महाराजा एरिक जब तक जिंदा रहे तब तक उन बीजों की और उस ताज की रक्षा की, उन्हें संभाल कर रखा, क्योंकि वो जानते थे कि ये कितनी क्रिटिकल चीज़ है। जब महाराजा एरिक की मृत्यु हुई तब वे बीज और वो ताज महाराजा एरिक के सम्मान में उनकी बहादुरी के कारण उनकी कब्र में दफन किए गए। तभी जैक के पापा ये कहानी यहाँ पर समाप्त करते हैं और जैक को बोलते हैं, बेटा अब तुम सो जाओ, तुमने जैसा कहा था मैंने ऐसी ही कहानी तुमको सुनाई। तभी जैक सोने के लिए तो मान जाता है, लेकिन कहता है कि पिताजी अगर वे राक्षस फिर से धरती पर आ गए तो मैं क्या करूँगा। तब जैक के पापा बोलते हैं, जैक तुम बहुत बहादुर हो, तब तुम महाराजा एरिक का ताज पहन लेना और सारे राक्षसों को फिर से बंधक बना लेना और उनसे जीत जाना। तभी जैक कहता है कि यस पापा, मैं भी महाराजा एरिक का सिपाही बनने का सोच रहा हूँ। तब जैक के पापा मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, बेटा ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सबसे पहले ये कहानी है, ये कोई सच नहीं है। और दूसरी बात ये कि बेटा हम गरीब किसान हैं, हम मजदूरी करने वाले लोग हैं, हम अन्नदाता हैं, हम कोई राजाशाही परिवार से नहीं है। और ये ताज तो सिर्फ वही लोग पहन सकते हैं जो कि राजाशाही परिवार से हो, राजा के खून के वंशज हो। इसीलिए फिलहाल के लिए तुम सो जाओ, कल सुबह हमें खेत में जाना है। दूसरी ओर इज़बेल की माँ ये कहानी समाप्त करती है और इज़बेल को सोने के लिए कहती है। इसी के साथ इज़बेल की माँ भी उसे कहती है कि बेटा इज़बेल, तुम अभी छोटी हो, कल तुम बड़ी हो जाओगी, तुम राजकुमारी हो, कल तुम महारानी बनोगी, तुम्हें अपने राजा और प्रजा का सम्मान करना चाहिए। तुम्हारे पिता की विरासत तुम्हें मिली है, तुम महाराजा एरिक के खानदान की हो, कल तुम अपनी प्रजा के बीच में जाओगी, उसकी समस्याओं का समाधान करोगी, तब तुम्हें दुनियादारी सीखने को मिलेगी। इसलिए अभी तुम सो जाओ, लेकिन तुम एक बहादुर और नेक महारानी बनो, ऐसी ही मैं चाहती हूँ। समय का चक्र धीरे धीरे घूमता रहता है। उस समय को अब 10 साल हो गए थे। जैक काफ़ी बड़ा हो गया था, इज़बेल भी उसी के साथ अब बड़ी हो गई थी। दरअसल जैक के पापा की मृत्यु होने के बाद जैक उसके चाचा के साथ अब रहता था। एक दिन जैक अपनी घोड़ा गाड़ी बेचने के लिए शहर में जाता है। जैक के पास पैसे नहीं थे, उसके चाचा भी बेहद गरीब थे, क्योंकि खेतीबाड़ी से जितना आता था उससे वो खा लेते थे। तभी उसको छत रिपेयर करवाने के कारण घोड़ा गाड़ी बेचने की मजबूरी आती है। जैक अपनी घोड़ा गाड़ी बेचने के लिए शहर में जाता है। वो शहर में घूमता है और मेरी घोड़ा गाड़ी कोई ले लो थोड़े से पैसों के लिए, ऐसा बोलता है। तभी जैक मेला देखता है। एक मेले में एक नाट्य मंडली एक नाटक कर रही होती है। वो नाटक कुछ और नहीं बल्कि महाराजा एरिक और राक्षसों के हुए युद्ध का नाट्य रूपांतर था। उसने महाराजा एरिक भी बनाया था, राक्षस भी थे, सब सेट था। जैसे जैक ने बचपन से कहानी सुनी थी वैसा ही वो नाटक था। जैक को ये कहानी बेहद पसंद थी, इसीलिए वो नाटक देखने के लिए रुक जाता है। नाटक देखते देखते जैक की नज़र एक बेहद ही युवान लड़की पर पड़ती है। जैक उसको पहली ही नज़र में प्यार करने लग जाता है, उसको वो अच्छी लगने लगती है। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि राजकुमारी स्वयं इज़बेल ही थी। दरअसल महाराजा ने इज़बेल की सेफ्टी के लिए उसको राजमहल से बाहर जाने की मनाही की थी बिना सिपाहियों के।
लेकिन इज़बेल को ये कहानी बहुत पसंद थी, यह नाट्य बहुत पसंद था, इसलिए वो कॉमन सिविल ड्रेस में एक सामान्य कपड़ों में सामान्य नागरिक की तरह, सामान्य लड़की की तरह वो नाटक देखने के लिए खड़ी थी। उसी वक्त जैक की नज़र उस पर पड़ गई थी और जैक को वो पसंद लगने लगी थी। इज़बेल और जैक एक दूसरे को देखते हैं। तभी कुछ लोग इज़बेल के हाथ में रहे सोने का ब्रेसलेट देखते हैं। वे सोचते हैं कि ये कोई सामान्य लड़की है और ये ब्रेसलेट चुराना चाहते हैं। वो इज़बेल से छेड़खानी शुरू कर देते हैं ताकि सोने का ब्रेसलेट उनको मिल सके। जैक तभी उन लोगों के बीच में पड़ता है और इज़बेल को बचाने के लिए आगे आता है। हालांकि सामने ज़्यादा लोग थे, जैक अकेला था इसलिए कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन इज़बेल के प्रति जैक के दिल में एक प्यार बन गया था, एक बंधन बन गया था और वो नहीं चाहता था कि उसको कोई छेड़खानी करे। इसलिए जैक आगे आता है, लेकिन सामने वाला एक गुंडा उसको मुक्का मारता है। फिर भी जैक एक योद्धा की तरह खड़ा रहता है। तभी वहाँ इज़बेल के सैनिक उसको ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं। जब उन गुंडों को पता चलता है कि ये कोई सामान्य लड़की नहीं बल्कि महारानी की पुत्री स्वयं राजकुमारी इज़बेल है, तब वो गुंडे अपने आप भाग जाते हैं। जैक सोचता है कि उसके डर से वो भाग गए, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो सेनापति खुद सेना के साथ सवार था। तभी जैक को ये पता चलता है कि ये लड़की तो राजकुमारी है, लेकिन उसके दिल में वो मोहब्बत जाग उठी थी। हालांकि उसको पता था कि उसका और इसका लेवल कुछ अलग है, कभी उसकी शादी नहीं हो सकती, कभी वो उसके साथ नहीं घूम सकता। तभी एक सेनापति का सीन आता है। दरअसल वो रक्षा विशेषज्ञ रोड्रिक था। रोड्रिक दरअसल लुच्चा और लफंगा किस्म का आदमी था। वो चाहता था कि इज़बेल की शादी उससे हो जाए और वो सारा राज्य हड़प ले। वो कई बार मन में महाराजा को मारकर सारा राज्य हड़पने की युक्ति भी अपना चुका था, लेकिन वो फेल गया था। जब वो रोड्रिक अपने एक साथीदार के साथ अपने कमरे में जाता है तब उसे कुछ गड़बड़ लगती है। वो जब आगे खोजबान करता है तब उसे पता चलता है कि वो जादुई बीज जो कि महाराजा की कब्र से उसने चुराए थे और वो ताज भी जब उसने चुराया था वो चोरी हो जाते हैं। जब वो पता करता है तो उसे पता चलता है कि एक पादरी ने वो जादुई बीज चुरा लिए हैं, लेकिन वो खुश होता है क्योंकि वो पादरी वो ताज चुरा नहीं पाया था। वो पादरी को पकड़ने के लिए पूरे राज्य में चक्काजाम करवा देता है। वो तलाशी लेना स्टार्ट कर देते हैं ताकि वो जादुई बीज किसी और के हाथ में ना आए और वो अपनी महत्वाकांक्षा, अपना स्वार्थ पूरा कर सके महाराजा बनने का। जैक इज़बेल को देखने के बाद घोड़ा बेचने के लिए आगे जाता है। तभी वो पादरी दौड़ते दौड़ते जैक के पास आ जाता है और वो कहता है कि ये जैक भी कहता है कि ठीक है, तुम मुझे पैसे दे दो और मेरा घोड़ा ले लो। तभी वो पादरी उसमें से कुछ बीज देता है जैक को और कहता है कि मेरे पास ये सिर्फ बीज ही है तुमको देने के लिए, बाकी कुछ नहीं है। जैक भी हंसकर कहता है कि मुझे अपनी छत रिपेयर करवानी है दोस्त, लेकिन मैं इस बीज के सहारे तुम्हें घोड़ा नहीं दे सकता। तभी वो पादरी उसको बोलता है कि ये कोई सामान्य बीज नहीं है, तुम इसे प्रार्थना मंदिर में ले जाना और दूसरे पादरी को देना, वे तुम्हें बहुत बड़ी अमाउंट देंगे इस बीज के बदले में, लेकिन अभी मुझे घोड़ा दे दो, मुझे अपनी जान बचानी है। जैक भी सोचे बिना वो बीज ले लेता है और वो घोड़ा पादरी को दे देता है। वो घोड़ा लेने के बाद पादरी वहाँ से भाग जाता है। वो बीज लेकर जैक जब घर लौटता है तब उसके चाचा काफ़ी नाराज होते हैं। उसके चाचा बोलते हैं कि जैक, तुम कब बड़े हो गए, तुम अभी क्यों छोटे, तुम्हारी बुद्धि क्या भ्रष्ट हो गई है कि तुमने चंद बीजों के लिए अपना घोड़ा बेच दिया। हमारे पास पैसे नहीं है, हमें अपनी छत ठीक करवानी है, लेकिन तुम हो कि बेवकूफ़ी पे बेवकूफ़ी करते जा रहे हो। तभी जैक उसको बोलता है कि चाचा जी, ये बीज मैं प्रार्थना मंदिर में ले जाऊंगा, मुझे पैसे मिलेंगे। लेकिन उसके चाचा नहीं मानते और अफरा तफरी में एक बीज उसके ग्राउंड के नीचे पड़ जाता है। इज़बेल को महाराजा बुलाते हैं और कहते हैं कि इज़बेल, तुम क्यों बाहर गई थी कॉमन सिविल ड्रेस में, जबकि तुम्हारी सेफ्टी के लिए हमने मना कर रखा है। तभी इज़बेल महाराजा को भी बोलती है कि वो रोड्रिक से शादी नहीं करना चाहती। रोड्रिक उसकी दुगनी उम्र का है और वो उससे प्यार भी नहीं करती। वो बस राजकुमारी है और अपना फर्ज अदा करेगी। वो
टाउन के बाहर जाना चाहती है, वो लोगों से मिलना चाहती है, उनकी मुश्किलों को सॉल्व करना चाहती है ताकि भविष्य में वो एक बहुत ही दमदार महारानी बन सके। लेकिन महाराजा कहते हैं कि अभी तुम्हारी उम्र नहीं है, तुम्हें कोई अनुभव नहीं है, इसलिए तुम आज से कभी भी राज्य महल के बाहर नहीं जाओगी। तभी इज़बेल वहाँ से नाराज होकर चली जाती है। रॉन्ड्रिक उस पादरी का पता करते करते उसको पकड़ लेता है और उसको बंदी बना लेता है। रॉन्ड्रिक उस पादरी को बोलता है कि तूने बीज क्यों चुराए। तब पादरी बोलता है कि ये महाराजा एरिक की एक अमूल्य विरासत है, ये जादुई बीज अगर तुम्हारे जैसे लुच्चे के हाथ में आ गए तो राज्य और प्रजा खतरे में पड़ जाएंगे, इसीलिए मैंने चुराए हैं। तभी रॉन्ड्रिक उसे कहता है कि तुमने ये बीज किसको दिए, लेकिन पादरी बताता नहीं है। तभी रॉन्ड्रिक पादरी को मार देता है। दूसरी ओर इज़बेल चाहती थी कि वो बाहर जाए, इसलिए वो चोरी छुपे एक रात में अपने घोड़े के साथ बाहर निकलती है। दरअसल बाहर जाकर वो कहीं और नहीं बल्कि जैक के घर में ही जाती है। वो एक सामान्य औरत बनकर जैक के घर जाती है और कहती है कि मैं रास्ता भटक गई हूँ, तुम मुझे सहारा दो, बारिश चालू है, तूफान आने की संभावना है। जैक उसको पहली नज़र में पहचान जाता है, लेकिन जैक भी बताता नहीं कि वो उसे पहचान गया है। थोड़ी बातचीत चलती है। इज़बेल जैक को कहती है कि ये मुक्के का निशान कहाँ लगा। तब जैक कहता है कि उसने एक राजकुमारी की मदद की, उसमें उसे चोट लगी। और उसके बाद जैक राजकुमारी को पहचान जाता है। राजकुमारी भी जैक को सारी अपनी प्रॉब्लम कहती है कि वो बाहर जाना चाहती है, लोगों से मिलना चाहती है, लेकिन उसके पापा उसे मिलने नहीं दे रहे। उसी वक्त बारिश के कारण वो जो नीचे बीज गिर गया था उस पर पानी गिरता है। पानी गिरने के बाद वो स्प्राउटिंग शुरू कर देता है। देखते ही देखते वो बड़ा होने लगता है। तूफान की तरह बेल आगे बढ़ती है और जैक का पूरा घर चपेट में लेकर वो बेल ऊपर ही चढ़ी जाती है। इज़बेल उस घर में फंस गई थी। अब जैक को उसको बचाने के लिए ऊपर चढ़ता है। कुल्हाड़ी से वो दरवाज़ा बारी तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ हो नहीं पाता। इज़बेल घर के साथ उस बेल में ऊपर लटक गई थी और जैक वहाँ से ऊपर से नीचे गिरता है। जैक की आंखें जब खुलती है तब महाराजा और उसके सिपाही उसके घेर लेते हैं। जैक को बोलते हैं कि तुमने इज़बेल के साथ क्या किया, तुमने कहीं उसको मार तो नहीं दिया या फिर उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया, बोल वो कहाँ है वरना तुझे मार देंगे। तभी जैक महाराजा को कहता है कि इज़बेल यहाँ रात को आई थी, लेकिन वो बड़े से पेड़ के ऊपर घर में ऊपर लटक गई है, हमें उसे बचाना होगा। तभी महाराज एक सेनापति को थोड़ी सेना लेकर ऊपर चढ़ने के लिए कहते हैं। जैक भी कहता है कि वो भी उसके साथ इज़बेल की मदद करने के लिए जाएगा। तभी सेनापति, जैक और दूसरा साथीदार, दूसरी तरफ रॉन्ड्रिक और उसका साथीदार ऊपर चढ़ते हैं। थोड़ी टुकड़ी बनकर धीरे धीरे पेड़ के ऊपर चढ़ रही थी, क्योंकि पेड़ बेहद ही लंबा और खतरनाक था। उस पर चढ़ना बहुत ही भयानक था। तूफान आना शुरू हो जाता है, बिजली कड़कती है, बादल गरजना शुरू हो जाते हैं, बारिश आना स्टार्ट करती है। तभी सिपाहियों की एक टुकड़ी फिसल कर नीचे गिरती है, लेकिन वो रस्सी के सहारे लटक गए थे। लेकिन रॉन्ड्रिक एक लुच्चा किस्म का आदमी था, वो हरामखोर था। वो चाहता था कि सबको धीरे धीरे मार दिया जाए और ऊपर सेवल वही जाए और महारानी की बेटी को बचा के ले आए। तभी रॉन्ड्रिक का साथीदार वो रस्से को काट देता है। थोड़े सैनिक नीचे गिरकर मर जाते हैं। अगली सुबह जब वो पेड़ पर उठते हैं तब जैक को उसका घर दिखता है। उसका घर टूट गया था, बहुत ही बुरी हालत में था। वो खुश हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि इज़बेल इसमें हो सकती है। तभी वो घर में पहुंचता है, लेकिन इज़बेल वहां नहीं थी। घर की बेहद बुरी हालत थी। सब लोग चिंता में हो जाते हैं। तभी रास्ते में रॉन्ड्रिक जैक को छुरा दिखाकर कहता है कि तुम्हारे पास जो भी जादुई बीज है वो मुझे दे दो। जैक उसमें से एक बीज अपने पास रख लेता है, बाकी बीज दे देता है ताकि उसे फ्यूचर में काम आ सके। आगे चलते चलते राजकुमारी ने जाते वक्त कुछ निशान बनाए थे। इन लोगों को पता चलता है कि ये निशान राजकुमारी ने बनाए हैं, इसलिए थोड़े खुश हो जाते हैं और आगे चलते हैं। आगे चलने के बाद एक किताब मिलती है। वो किताब महाराजा एरिक और राक्षसों के बीच में हुए युद्ध की थी। तभी जैक को पता चल जाता है कि ये वही किताब है जो उसने इज़बेल को दी थी।
इसीलिए वो कहता है कि इज़बेल हमारे अगल बगल ही है, चलो ढूंढते हैं। तभी दो टुकड़ी में टीम बट जाती है। एक तरफ सेनापति और जैक था तो दूसरी तरफ रोड्रिक और उसका साथीदार था। जैक और एक सिपाही को भूख लगने के कारण वो आगे चलते हैं, जहां उसको एक छोटा सा तालाब और भेड़ बकरियां दिखने को मिलती है। वो आगे चलने के लिए शिकार करने के लिए जाते हैं, तभी वो एक पिंजरे में फंस जाते हैं। दरअसल वो फंदा किसी और का नहीं बल्कि राक्षस ने ही डाला था। जैसे तैसे पिंजरा काटने के बाद जैक और सेनापति पिंजरे से नीचे गिर जाते हैं। तभी वहाँ सन्नाटा छा जाता है। सन्नाटा छाने के बाद बड़े बड़े पैर की आवाज़ आता है। वो आवाज़ राक्षस के पैरों का था। राक्षस वहाँ एक आता है, काफ़ी बड़ा, भयानक और दुराचारी लग रहा था। वहाँ आने के बाद वो एक भेड़ बकरी को मुट्ठी में लेकर खा जाता है, चबा जाता है। उसके बाद उसको पता चलता है कि यहाँ कोई इंसान है। एक पेड़ के पीछे छुपे सैनिक को वो उठा लेता है, उसी के साथ सेनापति को भी उठा लेता है। लेकिन जैक पानी में छिप जाता है, वो बच जाता है। उसके बचने के बाद जैक अब वो राक्षस का पीछा कर रहा होता है। दूसरी टुकड़ी में रोड्रिक और उसका साथीदार होता है। वहाँ पर भी एक राक्षस उसको पकड़ने के लिए पहुँच जाता है। वो रोड्रिक के साथीदार को पकड़कर खा जाता है। लेकिन जब रोड्रिक को पकड़ने की कोशिश करता है तब रोड्रिक के पास वो जादुई ताज होता है, क्योंकि उसने पहले से अपने पास रखा था। वो जादुई ताज पहनने के बाद वो राक्षस रोड्रिक का गुलाम बन जाता है। अब रोड्रिक उससे अपने मन चाहे काम करवा सकता था। दूसरी ओर इज़बेल को राक्षस ने पकड़ लिया था और उसकी पूछताछ कर रहा था। इज़बेल को वो बोलता है, हम तो महाराजा एरिक का चेहरा भूल गए हैं, वो हमारा दुश्मन है, उसको कई साल हो गए हैं, लेकिन हम उसकी गंध नहीं भूले हैं। वही गंध तुम्हारे शरीर में से, तुम्हारे खून में से आ रही है। अब हम तुम्हें मार कर राजा एरिक का खानदान तबाह कर कर हमारा बदला पूरा करेंगे। एरिक के खानदान से होने के नाते वो अब राक्षसों की दुश्मन बन चुकी थी। तभी दूसरा राक्षस आता है जो कि सैनिक और सेनापति को पकड़कर ले आया था। तभी राक्षस इज़बेल को बोलते हैं कि तुम कितने लोग हो और सबसे पहले हमें ये बताओ कि तुम ऊपर कैसे आए। वो बार बार एक ही सवाल करते हैं कि तुम लोग ऊपर कैसे आए, ताकि उन्हें रास्ता मिल सके धरती पर जाने का। तभी वहाँ रोड्रिक ताज पहनकर राक्षस को बंदी बनाकर आ जाता है। सारे राक्षस उसके आगे झुक जाते हैं क्योंकि उसके पास जादुई ताज था। इज़बेल और सेनापति खुश होते हैं क्योंकि उसको लगता था कि रोड्रिक हमें बचाएगा राक्षसों को गुलाम बनाकर, लेकिन रोड्रिक तो एक नंबर का दगाखोर था। वो उसको नहीं बचाता। वो कहता है कि हम तो उसे बचाएंगे नहीं, पर मैं तुमको धरती पर जाने का रास्ता दिखाऊंगा। वहाँ मैं सारे राक्षसों को ले जाकर सबको मिटाकर वहाँ का राजा बनूंगा, राज्य का मुख्य प्रधान बनूंगा। जब एक राक्षस सेनापति को पकाकर खाने की तैयारी करता है तभी जैक चोरी छुपे वहाँ आ जाता है। वो ऊपर चढ़ता है, वहाँ एक बड़ा सा छुरा होता है। जैक उस छुरे को फेंक कर राक्षस के पीछे मार देता है। उस छुरे को लगने के बाद वो राक्षस वहीं पर मर जाता है। जैक बंधक बन चुकी इज़बेल और सेनापति को छुड़वाता है और वहाँ से वे निकल जाते हैं। वहाँ से निकलने के बाद जैक, इज़बेल और सेनापति आगे जाते हैं। वहाँ पर रोड्रिक जानता था कि ये लोग भाग जाएंगे, इसलिए जो रास्ता धरती की ओर जाता था वहाँ रोड्रिक ने एक बड़ा सा राक्षस पहरेदारी के लिए लगाया था। रास्ते में बीच में इज़बेल को चोट भी लग जाती है, तब जैक उस चोट को बड़े प्यार से ठीक कर देता है। इस तरह दोनों की दोस्ती गहरी होती जाती है। लेकिन इस मुसीबत को कैसे भी हल करना था, इसीलिए जैक सोते हुए राक्षस के हेलमेट के अंदर, बख्तर के अंदर एक मधुमक्खी का छत्ता डाल देता है। उस मधुमक्खी के डंक के कारण राक्षस छटपटाता है, वो खड़ा हो जाता है और उसे पता न चलने के कारण वो पीछे गिर जाता है, डायरेक्ट धरती पर गिरता है। राक्षस धरती पर गिरने के कारण महाराजा अब चिंतित हो जाते हैं। महाराजा को लगता है कि ये कहानी सच हो रही है, सच में ऊपर राक्षस है। इसीलिए वो अपने सेनापति को बुलाते हैं और जल्द से जल्द ये बेल काटने के लिए कहते हैं। ऊपर राजकुमारी इज़बेल होने के कारण सेनापति घबराता है, क्योंकि कैसे बेल काट दे। ऊपर राजकुमारी है, राज्य की मालकिन है,
लेकिन महाराजा कुछ भी विचार किए बिना बेल काटने लग जाते क्योंकि महाराजा को अपनी बेटी से ज़्यादा अपने राज्य की, अपनी प्रजा की चिंता थी। उसको देखकर सेनापति और सारी सेना बेल को काटने लग जाती है। राक्षस गिरने के बाद अब रास्ता साफ हो चुका था। जैक और इज़बेल सेनापति को कहते कि चलो हम जल्द से जल्द धरती पर नीचे उतर जाते हैं, लेकिन सेनापति जैक को मना करता है। वो जैक को कहता है कि तुम जल्द से जल्द इज़बेल को सही सलामत नीचे उतारो, मुझे दरअसल दूसरा काम है। मुझे वो ताज चाहिए क्योंकि रोड्रिक के पास अगर ताज रहेगा तो फिर से वो तूफान ही मचाएगा, इसलिए तुम जाओ। जैक, तुम एक किसान के बेटे होने के बावजूद तुम काफ़ी बहादुर हो, तुम सेनापति के लायक हो। इस तरह सेनापति उसको एक मेडल भी देता है। वो मेडल लेकर जैक और इज़बेल नीचे उतरते हैं, जबकि सेनापति रोड्रिक से युद्ध करने के लिए आगे जाता है। सैनिक और महाराजा बेल काट देते हैं, लेकिन बीच में जैक और इज़बेल होते हैं। दरअसल वो बेल गिर जाती है और जैक किसी तरह इज़बेल को बचा लेता है। वो दोनों सेफ्टी से धरती पर उतर आते हैं। दूसरी ओर रोड्रिक सारे राक्षसों को धरती पर उतारने के लिए झरने के पास ले आया था। वहाँ पर सेनापति रोड्रिक पर हमला कर देता है और रोड्रिक को मार देता है, ताकि वो एक दगाखोर और दुष्चारी व्यक्ति था। उसी वक्त रोड्रिक के हाथ से कुछ बीज गिर जाते हैं। बेल कटने के कारण सभी राक्षस मायूस हो जाते हैं, क्योंकि वे अब धरती पर नहीं जा सकते थे और ना ही किसी को मार सकते थे। लेकिन उनमें से एक राक्षस की नज़र उस बीज पर पड़ती है जो गिर गए थे। वो बीज उठाता है और फूंक मार के वो बीज से बेल बना देता है। बीज उगने के बाद वो बेल काफ़ी बड़ी हो जाती है और डायरेक्ट धरती पर जाती है। उस नई बनी बेल से सारे राक्षस धरती पर उतरना स्टार्ट कर देते हैं। वो धरती पर तबाही मचाने के लिए तैयार होकर जाते हैं जंग के लिए। नीचे जैक और इज़बेल जब महाराजा को मिलते हैं तब महाराजा बेहद ही खुश होते हैं। इज़बेल रोड्रिक की सारी पोल महाराजा के सामने खोल देती है। महाराजा भी काफ़ी दुखी होते हैं। वो इज़बेल से माफ़ी मांगते हैं कि बेटा मुझे माफ़ कर देना, जिस व्यक्ति से मैं तुम्हारी शादी करवाने वाला था वो एक दगाखोर था, वो तो मुझे ही मारने वाला था, मुझे माफ़ कर देना। तभी इज़बेल जैक का परिचय कराती है और वो महाराजा को कहती है कि इसी ने मेरी जान बचाई। वहाँ से सब अलग अलग हो जाते हैं। तभी जैक की नज़र पड़ती है ऊपर आसमान में। उसे पता चलता है कि नई बेल बनी है और उससे राक्षस आ रहे हैं। तभी जैक अपना घोड़ा लेकर इज़बेल को चेतावनी देने के लिए और सूचना देने के लिए तेजी से भागता है। वो इज़बेल और महाराजा और सारी सेना को कहता है कि पीछे राक्षस आ रहे हैं, जल्दी भागो। सारे राक्षस सेनापति और सेना का पीछा करते हैं ताकि वो महाराजा को मार पाए। तभी उसका सेनापति एक ऑयल गिराकर आग लगा देता है ताकि राक्षस महल के अंदर ना पाए। लेकिन राक्षस तो बार बार प्रयास करते हैं सेना से युद्ध भिड़ने का और अंदर जाकर महाराजा को ख़त्म करने का। महाराजा जैक और इज़बेल को आकाशदीप जलाकर दूसरे राज्य की चेतावनी कहने के लिए कहते हैं। जैक और इज़बेल एक छोटे से रास्ते से शॉर्टकट से बाहर जाते हैं, क्योंकि आकाशदीप जलाकर वो राक्षसों के प्रति दूसरे राज्य को चेतावनी दे पाए। तभी सेनापति, सेना और सारे राक्षसों में काफ़ी घमासान युद्ध होता है। सेना काफ़ी डटकर और हिम्मत से सभी राक्षसों का मुकाबला करती है। वो दरवाज़ा बंद करने का बार बार प्रयास करती है, लेकिन राक्षस वो दरवाज़ा तोड़कर अंदर आना चाहते हैं। तभी एक राक्षस इज़बेल और जैक का पीछा करता है। इज़बेल और जैक छुप जाने के बाद भी वो दोनों को पकड़ लेता है। उसी दौरान जैक उसकी मुट्ठी में एक बचे बीज को वो राक्षस के मुंह में रख देता है। राक्षस के मुंह में रखने के बाद जब वो बीज गीला होता है तब उससे विशाल का एक पेड़ बनना शुरू हो जाता है। उसी में ही पेड़ के कारण राक्षस फटकर मर जाता है। उसके बाद अब जैक वो ताज ले लेता है। ताज पहनने के बाद वो अब सारे राक्षस को कंट्रोल कर सकता था। दूसरी ओर सेना और राक्षस के बीच में चल रहे युद्ध में राक्षस अब विजयी होने वाले होते हैं। वह दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ ही जाते हैं। अब सेनापति, महाराजा और सेना को लगता है क्योंकि हम तो गए काम से, अब हमारा काम खत्म हो गया, राक्षस जीत गए। लेकिन तभी जैक पीछे से ताज पहन कर आता है। सारे राक्षस अचानक गुलाम बन जाते हैं क्योंकि उसके पास जादुई ताज था। अब जैक सबका महाराजा बन गया था।
इसके बाद जैक सबको राक्षस लोक वापस भेज देता है और वहाँ का महाराजा कहलाता है। जैक की जय जयकार हो गई होती है। समय जब आगे चलता है तब यही कहानी जैक अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को सुना रहा होता है। महाराजा एरिक, ताज, जादुई बीज, राक्षस, सेनापति और इज़बेल की कहानी। और आगे के समय में दिखाया जाता है कि ये जादुई ताज एक म्यूजियम में रखा हुआ होता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।